ठीक है, क्लियर। तो अगर ये Q चार्ज है तो इसके आसपास की ये जगह जिसमें ये चार्ज अगर कोई भी चार्ज बाहरी आता है तो डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दो, बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने बजाय बस इलेक्ट्रिक फील्ड तक बोल के रुक जाते हैं। ठीक है, वास्तविकता यही है और यही चीज प्रॉब्लमैटिक हो गई है और अब लोग बाग जो होते हैं क्वेश्चन में भी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यू दी जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, भले ही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जगह है, कोई वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में? यानी अगर कोई वैल्यू बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 30 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जगह होती है। कौन सी जगह? एक चार्ज के लिए एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इस रीजन में इस चार्ज का प्रभुत्व है। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस है। ये चार्ज की इस रीजन में अगर कोई बाहरी चार्ज आएगा तो या तो वो रिपेल किया जाएगा या तो वो अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस एरिया को, इस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इसका प्लस क्यू का। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू इसका क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज हो जाएगा। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। सुनिएगा, कंसीडर द सिचुएशन। देखो, अगर मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस फील्ड का ये सोर्स है, आका है इसका ही। ठीक है, और हम आपसे कह दें कि ये दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, ये चार्ज है क्यू नॉट प्लस का। ठीक है, एक बार इसी चार्ज को यहां रखा और एक बार इसी चार्ज को यहां रखा, चार्ज सेम है, लेकिन आप खुद महसूस कर रहे होगे, आप खुद ही सही सही बता दोगे कि जब ये चार्ज ए पॉइंट पे रखा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और जब बी पे रखा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो किसका दोष? इस चार्ज का दोष नहीं, इस जगह का दोष। आई बात समझ में? मतलब जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो एक बेंच आगे पड़ी हुई, एक बेंच उसके पीछे पड़ी हुई, उसके पीछे एक बेंच पड़ी हुई है, बच्चे बैठे हुए, तो जो सबसे आगे है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस में वो है, उससे कम इन्फ्लुएंस में आगे वाला, उससे भी कम इन्फ्लुएंस में और आगे वाला, उससे भी कम इन्फ्लुएंस में और आगे वाला। आई बात समझ में? तो बच्चे का दोष थोड़ा नहीं है, ये जगह पे बैठने का दोष। आई बात समझ में? तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि सोर्स चार्ज जहां मौजूद होता है उससे कुछ दूरी पे जो पॉइंट होता है वहां पर एक तरीके का, एक स्ट्रेंथ का एक सेट हो जाता है पैटर्न की, इतनी चीज यहां पे है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ वहां पे सेट हो जाती है कि अगर कोई चार्ज वहां पे आएगा तो उसके हिसाब से फोर्स लगेगा। नहीं समझे बात को? ठीक है, अब यहां पे ये बैठे हैं, ये हट के ये आ जाएंगे तो उनके ऊपर इंफ्लुएंस इसी हिसाब से लगेगा जितना यहां पे सेट था। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फंडा आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली किसी पॉइंट पर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि चार्ज अगर वहां पहुंचेगा तो फोर्स ज्यादा महसूस करेगा कि कम महसूस करेगा। ठीक है, अगर आपने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला तो फोर्स, अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला वो ज्यादा आया तो अगर चार्ज वहां पे पहुंचेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। और अगर आपने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला और कम आया तो वही चार्ज जब यहां फिर पहुंचेगा तो फोर्स कम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली उस जगह की ताकत, क्षमता, स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है,
कि कोई चार्ज अगर वहां पहुंचेगा तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगने वाला है कि कम। चलिए एक बात याद रखिएगा, फील्ड के अंदर जो कुछ भी है वो सब उसके आका का है। फील्ड के अंदर जो कुछ भी है सब उसके आका का है। मतलब ये कि आप भले ही इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिस भी मेथड से करेंगे, लेकिन वो निकल के किसकी आएगी? किसकी कही जाएगी? इस सोर्स चार्ज की। आई बात समझ में? आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, मेथड आप कोई भी यूज करिए, ठीक है, लेकिन वो कहीं किसकी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सोर्स चार्ज की। आई बात समझ में? चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने 2 ही बातें बताई हैं अभी सिर्फ। पहली बात ये बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इतना बताती है कि यहां अगर कोई चार्ज आएगा तो फोर्स कम महसूस करेगा कि ज्यादा। अगर फील्ड इंटेंसिटी हाई आएगी तो फोर्स ज्यादा महसूस करेगा, फील्ड इंटेंसिटी कम आएगी तो फोर्स कम महसूस करेगा। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे फील्ड के अंदर, फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, कुछ भी करोगे, वो होगा किसका? उसके आका का, अर्थात उसके सोर्स चार्ज का। समझ गए? चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करा जाएगा। अपने मन से हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे हम एक चार्ज लेके आ गए QP। बुक्स में Q0 लिखते हैं, मैं QP लिखता हूं ताकि स्पेसिफाई रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये Q इस Q को क्या करेगा? धक्का मारेगा। ऑब्वियसली इसने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो मैं F को भी क्या लिखूंगा? FP, यानी P पॉइंट पर जो फोर्स लगा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको लिखना है, आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कैन बी एस्टिमेटेड बाय कैसे एस्टिमेट? बहुत आसान तरीका है। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा अपॉन उस पॉइंट पर कितना चार्ज रखा गया, उसके रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कहते हैं। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। किसकी वजह से? उसके सोर्स चार्ज की वजह से। आई बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं। ये शायद लास्ट में बता चुके हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर अपॉन स्केलर और वेक्टर इनटू स्केलर एक नया वेक्टर आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम, और आगे एक और यूनिट पढ़ाएंगे वोल्ट पर मीटर। तो ये इसके क्या हो गए? SI यूनिट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, क्लियर है? अब थोड़ी सी जानकारी की हम नहीं पूछेंगे, टाइम वेस्ट होगा। माय डियर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, विद वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है। तो अगर आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं और नौबत आई चार्ज की वैल्यू रखने की, तो कैसे रखेंगे? विद साइन रखेंगे। जब विद वेक्टर नोटेशन लिखा होता है तो Q की वैल्यू विद साइन रखी जाती है। लेकिन अगर हमको नहीं लगाना, हमें स्केलर फॉर्म में काम करना है, इन स्केलर फॉर्म, अगर स्केलर फॉर्म में काम करना है तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे? EP बराबर FP अपॉन QP। लेकिन इससे क्या मिलेगा तुम्हें? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म में है, समझ रहे हैं? तो ये इस फॉर्मूले से तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली। समझ में आया? तुम्हें अलग से डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी वो देखेंगे। फिलहाल ये वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है, तो चार्ज की वैल्यू भी विदाउट साइन रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। नॉर्मली 99% केसेस में हमें वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है?
इसका, तो हम इसी पे फोकस कर लेते हैं। बेटा यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हमें ये बताती है कि वहाँ पे उसकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है। अगर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा महसूस होगा वहाँ पे, फील्ड इंटेंसिटी कम है तो फोर्स कम महसूस होगा वहाँ पे। एस्टिमेट करने का तरीका क्या है, उस जगह पे कोई भी चार्ज रख दीजिए, उस चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया और वो चार्ज जो था उसका रेशियो कर दीजिए, तो उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला इस तरीके से कभी ईश्वर ना करे यूज करना पड़े, अगर करना पड़ा तो फिर Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी, ठीक है। अगर नहीं तो अदरवाइज 99.99% केसेस में फॉर्मूला ये यूज किया जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला जब यूज किया जाता है चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखी जाती है, लेकिन अलग से डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं डायरेक्शन निकालना ही सिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग, फटाफट देखिए, और जो जरूरत का हो लिखते रहिए। मैं तो कहता हूं लिखना आवश्यक है, नहीं लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद उबासी लेने लगेंगे, अगले दिन में कहेंगे बोरिंग काम है यार, ठीक है। रफ में लिखिए, आपके पास नोट्स बना हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है, रफ में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। यहाँ कोई पिक्चर फिल्म नहीं चल रही जो देखने आया, ठीक है। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेथड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं। किसी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो क्या करना है, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, पहली बात तो थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे तब आप समझ पाएंगे फंडा क्या है। फंडा ये है, इस पे आ जाइए, मैंने कहा था ना 0.01% इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए लॉजिक क्या होता है, वेक्टर का नियम है। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है और अगर वो स्केलर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर वो वाला वेक्टर और नया वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और अगर आपने जिस स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है वो नेगेटिव है, तो वो दोनों वेक्टर की दिशाएं अपोजिट हो जाती हैं। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इस P पॉइंट पर, बहुत ध्यान समझो, इस P पॉइंट पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन तुम फोर्स का निकालोगे वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, फील्ड का हो जाएगा। मैंने डायग्राम क्यों नहीं मिटाया, उसका कारण यही था, ठीक है, कि इसका मतलब यहां देखिए आपने प्लस माना कि नहीं माना। तो मैंने क्या फंडा सिखाया आपको कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैं लिख देता हूं, इफ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस कराते हैं। इफ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज पॉजिटिव, comma then FP and EP will be along same direction. सेम डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। दूसरा यहां पे बना देते हैं, अभी यहां पे प्रैक्टिस करा देंगे। और इफ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट P, चलो लिख दिया, पॉइंट P इज नेगेटिव, देन FP and EP will be in opposite direction, ठीक है। फंडा समझिए, समझाते हैं, प्रैक्टिस पहले कर लीजिए फिर वहां पे लिखवा देंगे, ठीक। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, आप खुद ही बताइएगा, हर चीज को अलग अलग देखिएगा, सब कुछ हौश पौश मत करिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा, हर चीज को अलग देखिएगा, बस फंडा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है O पॉइंट पर, और यहां पे
यहां पे P पॉइंट है, यहां पे मैंने प्लस क्यू नॉट रख दिया, समझना ध्यान से, ठीक है। और मुझे यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए, बात समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये Q चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का है, ये सोर्स चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे पॉइंट P है जहां पे मुझे प्लस चार्ज रखा हुआ मिला है। तो मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। तो पहला काम क्या है, पहले फोर्स की दिशा निकालो, क्योंकि जब तक फोर्स की दिशा नहीं पता होगी तब तक फील्ड की दिशा नहीं आएगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस, इस प्लस को धकिया दे भाग, ये हुआ फोर्स एट P। कोई दिक्कत, गुरुजी ने क्या समझाया कि अगर P पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है तो FP और EP सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब यही डायरेक्शन FP का है और यही डायरेक्शन EP का है, समझ गए। चलिए दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान लीजिए O पॉइंट पे माइनस Q होता, सोर्स चार्ज माइनस का हो गया, ठीक है, इससे कुछ दूरी पे हमने P पॉइंट ले लिया है, ठीक है, यहां पे हमने चार्ज क्या रख दिया, माइनस क्यू नॉट, ठीक है, सॉरी प्लस क्यू नॉट, ठीक, ओके। तो पहला काम क्या है, P पे तुम्हें फील्ड निकालनी, पहला काम क्या, फोर्स की दिशा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको कहेगा और आ जा, ठीक है। तो ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है P पॉइंट पर रखा हुआ तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो फोर्स इधर है तो फील्ड भी पल्ले पड़ा। अभी इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलवाऊंगा, इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है। अभी आपने वैसे भी एक क्रैश कोर्स है, लोगों ने इतना बहुत तो पढ़ ही रखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है और निगेटिव से अंदर की तरफ आती है, वो भी यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। अभी बस देखते रहिए, एक पंथ कई काज कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की दिशा निकालनी है पहले आप फोर्स की डायरेक्शन निकालो, और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के बाद आप चेक करो कि वहां पे चार्ज पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, फील्ड भी फोर्स के डायरेक्शन में आ जाएगी, और अगर निगेटिव है तो क्या होगा आप देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कि मेरे पास एक O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज था और कुछ दूरी पे पॉइंट P है, यहां पे मैंने माइनस Q नॉट रख दिया। पहला स्टेप यहां भी वही करेंगे, क्या, फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, और आजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन P पॉइंट पे, ठीक, कोई दिक्कत, ये इसको खींचेगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो गुरुजी ने क्या सिखाया, अगर P पॉइंट पे चार्ज नेगेटिव हो तो FP और EP अपोजिट डायरेक्शन में बनाने चाहिए। तो FP तुमने इधर बना दिया है तो EP तुम इधर बनाना, आई बात समझ में, क्लियर, पक्का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए माइनस Q ले लिया मैंने O पॉइंट पर, और ये हमारा P पॉइंट है, यहां पे माइनस Q नॉट ले लिया, ठीक। पहला स्टेप फोर्स निकालो, फोर्स की दिशा निकालो, माइनस माइनस भाग, ठीक है। ये दिशा हो गई किसकी, फोर्स की। अगर चार्ज निगेटिव रखा है जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हो तो फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कर देनी चाहिए। तो फोर्स इधर है तो फील्ड पल्ले पड़ा, क्लियर, नोट करते जाइएगा, समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो पहला कदम है कि उस जगह पर जो भी चार्ज रखा हुआ है आप क्या करेंगे, उस पर पहले फोर्स की डायरेक्शन देख लेंगे, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में ही आप ये चेक करेंगे कि जो चार्ज वहां पर रखा हुआ है उस पॉइंट पर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो जिस तरफ फोर्स निकाला वही डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव है तो आपने जिस दिशा में फोर्स निकाला फील्ड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और इस मेथड से डायरेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं इसको रब करके एक छोटा सा अभी इसका डायग्राम बना लोगे।
बताओ डायरेक्शन किधर बना दें? बोलो। वही साइड वही साइड, सही बात, वही साइड। ठीक है, तो क्योंकि जिस जगह पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उस जगह पे चार्ज कैसा रखा है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही साइड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अपने डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में करेक्ट कर लीजिए अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो। ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इससे हमने एक और चीज क्या एक्सट्रैक्ट करी, मतलब कि वो बताएंगे। ठीक है, हम मल्टी डायमेंशनल होके काम करेंगे। ये दोनों वाइट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, मतलब सवाल ऐसे जब ड्रॉ होके आता है तो पहले सवाल नहीं रहता, बच्चे के मन में बवाल बन जाता है तुरंत। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो -10 कूलॉम चार्ज रखा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, 0,0 दे रखा हुआ है। तो क्लियर, यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 कूलॉम रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 0,0, वहां पे 1 कूलॉम है, यहाँ पे -10 कूलॉम है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था। ठीक है, कारण कि सर जी ने क्या बताया? सर जी ने ये बताया कि अगर हमको किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कि पहले फोर्स पता हो P पॉइंट पर। देखिए क्या होता है, वी नो दैट, देखो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला आ जाएगा तो आज चीजें आसान हो जाएंगी, वैसे भी साल पेपर आसान आना है। EP is equal to FP upon QP, EP is equal to FP upon QP, यानी P पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो P पॉइंट पे फोर्स और P पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज का रेशियो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम आ गया कि P पॉइंट पे आखिर फोर्स कितना लगेगा। तो P पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कूलॉम्स लॉ, क्योंकि इस चार्ज पे केवल एक ही चार्ज खड़ा है फोर्स लगाने के लिए, और जब एक चार्ज पर एक ही चार्ज फोर्स लगाता है तो इसका डिपार्टमेंट किसके पास है? कूलॉम के पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सीला। ठीक है, बाय कूलॉम्स लॉ यानी P पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहली बॉडी का चार्ज, दूसरी बॉडी का चार्ज और बीच की दूरी का स्क्वायर, r स्क्वायर। राइट, Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन रखेंगे या विदाउट साइन रखेंगे? जो लोग अब भी बोल रहे हैं विद साइन रखेंगे वो निहायत मूर्ख हैं, वो गंगा जल से अपना मुंह धुलें। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर कोई बता नहीं पाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है, इसमें भी विदाउट साइन रखा जाएगा। ठीक है, बार बार लिखा नहीं जा सकता। ये भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला है, और ये भी विदाउट वेक्टर नोटेशन लिखा हुआ है। तो यहां भी Q1 और Q2 की वैल्यू भी विदाउट साइन ही रखी जाएंगी। चलिए ठीक है, तो FP इज इक्वल टू ये 1/4/9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। ठीक है, और Q1 Q1 कितना है? 10, Q2 कितना है? 1, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, देखो ना 0 से 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो बीच का डिस्टेंस हो गया कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बोले तो 3 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो FP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू 10/9 इंटू 10⁻⁴। 9 से 9 रिड्यूस हो गया। ठीक है,
तो 10 4 14 यानी Fp की वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power 14 न्यूटन। ठीक है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। बोलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 14 अपॉन QP। P पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है 1। ठीक है, कितना हो गया 10 to the power 14 न्यूटन पर कूलॉम। आंसर आ गया घंटा। अभी डायरेक्शन निकालना बाकी है, जिसकी वजह से ये ऐसा घिना सवाल जो हमने दिया है, तुमको क्या लगता है मतलब ऐसा सवाल होगा? ठीक है, मेन हमारा पर्पस था कि तुमको हिट कराना कि डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से भी लिख दिया था बाकायदा। ठीक है, अलग से अलग कलर से चुआते हुए लिख दिया था हमने। ठीक है, कि वहां पे हमें क्या करना है, ठीक है, कि उससे केवल मैग्नीट्यूड मिलता है इस फॉर्मूले से, डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। तो अब अगला स्टेप है डायरेक्शन का। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लस है, सबसे पहला काम होता है कि हमें जिस पॉइंट पर फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, किस पे निकालना है P पे। सबसे पहले यहाँ पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स की दिशा देखिए, ये माइनस ये प्लस, कौन सा केस हो जाएगा और राजा वाला केस हो जाएगा। तो फोर्स ऐसे समझाना पड़ता है, क्या करें मजबूरी। ठीक है, बाहर कोई सुन रहा हो तो क्या पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो Fp समझे, तो P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो Fp इधर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज पर समझ गए ना, ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स की दिशा हो गई। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ठीक है, अब दोनों बनाना चाहे आप दोनों बना दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F को E बनाना ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक लाइन हल्की सी खींचनी। तो ये किधर आ गया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वैसे जो लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, ईपी वैसे लिखना कोई नहीं चाहता होगा। माइनस का 10 to the power 14 आई कैप न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये भी आंसर परफेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव एक्स में है तो नेगेटिव आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आई से, तो ये हो गया। ठीक है, तो कहते हमें लिखना ही नहीं। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे कुछ हम स्पेशल बात आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ये सोर्स चार्ज है, ये P पॉइंट है फील्ड के अंदर। आपने फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाली, किसकी हुई डायरेक्शन, वो इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। ये तो सिर्फ एक प्यादा था, मोहरा था ये। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया है, हाई बात हमने इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बेसिकली काम किसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ। आई बात समझ में। तो आप नोटिस करिए, आप इन दोनों एग्जांपल में अगर आप इस प्यादे को हटा दीजिए, इस फोर्स को हटा दीजिए, इस फोर्स को हटाइए और इस प्यादे को हटाइए, तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है वो उससे अवे डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाली जाती है वो उसी की तरफ होती है, टुवर्ड्स इट। आप कोई भी केस देख लीजिए, यहां पे आ जाइए, मोहरा हटाइए, प्यादा और फोर्स हटाइए, आप फिर देखिए पॉजिटिव की वजह से फील्ड की डायरेक्शन उससे अवे जा रही है, और निगेटिव की वजह से, ये निगेटिव और फोर्स हटा दीजिए यहां से, ठीक है, उसके तरफ आ रही होती है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, फंडा ये निकल के आता है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, बातचीत ना करें, ध्यान दीजिए एक एक चीज पे। ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा उससे अवे डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
सिंबल के फॉर्म में समझिए, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप अगर एग्जांपल के तौर पर बनाना चाहे तो मान लीजिए कि बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इससे फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी, अवे, ठीक है। और दूसरा केस है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टूवर्ड्स इट, ठीक है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये माइनस चार्ज हो गया तो फील्ड की जो दिशा है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड नेगेटिव की तरफ ही हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट में नोटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टाइप नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप, दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये नोट कर लिया होगा। हो गया। हाँ भाई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी जानना, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना टॉपिक चल रहा है उसको आप मैग्नेटिज्म की दृष्टि से भी देखिए, ठीक है, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने फंडे यहाँ चल रहे हैं वो सारे फंडे वहाँ भी एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। तो कुछ जो पर्टिकुलर केसेस है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें जनरली कॉमन ही मिल जाती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगली फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहचान क्या है, केवल यूनिफॉर्म को ही पहचानना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फिर कोर्स में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्स में नहीं है, मतलब हमारे कहने तात्पर्य ये है कि आपको क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो यूनिफॉर्म फील्ड का ही मिलेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म ने कोर्स में ही नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है वो यूनिफॉर्म फील्ड का ही दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी चले जाओगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम मिलेगा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, जगह, उस जगह अगर वो जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं भी खड़े हो जाओगे हर जगह ई का वैल्यू तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको अलग अलग मिल सकता है, इन द सेंस हो सकता है दो जगह सेम मिल गया, तीसरी जगह अलग मिल गया, या हो सकता है हर जगह अलग अलग मिल जाए, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या पर्टिकुलर केस है कि हर जगह सेम ही मिलेगा। सेम मिलने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। ई वेक्टर कांस्टेंट जब लिखा जाता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं, क्या कि इसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा, ठीक है, और इसका डायरेक्शन हर जगह सेम रहेगा। यानी ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, will be same at all the points, or direction of electric field intensity will be same at all the points, ठीक है। इसमें लोचा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये और ये दोनों चीजें फिक्स रहेंगी। इसमें हो सकता है इसमें अकेले मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए,
ठीक है, हम ज्यादा इधर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आपका ना ज्यादा सर पे प्रेशर देना चाहते हैं और ना ही अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। सिंपल ऐसे समझिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है और डायरेक्शन भी हर जगह सेम है, तो इसका मतलब ये चीज फुलफिल हो पा रही है, तभी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों आइटम में एक भी गड़बड़ा गया तो आप किस कैटेगरी में चले जाओगे? नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में चले जाओगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है, दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने लगते हैं, बी वेक्टर। यहाँ पे ई वेक्टर, वहां बी वेक्टर, बात एक ही रहती है। ठीक है, वहां भी फंडा वही है कि अगर बी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होना चाहिए फील्ड इंटेंसिटी का, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, और उसका डायरेक्शन हर जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, अब रह गई बात, इधर हम ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे, समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको छोड़ते हैं। इसका एकमात्र ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर कहीं पे लाइंस पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस्ड बनी, अगर कहीं पर भी लाइन 3 से ज्यादा बनी है, वो सब की सब पैरेलल हैं, सब की सब स्ट्रेट हैं और सब की सब इक्वी स्पेस्ड है। 3 बातें हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं। क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए एंड इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, एरोज, अगर ये एरोज 3 या 3 से ज्यादा एरोज अगर पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं, तो ये सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म फील्ड का होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक। हम दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। एक और चीज होगी सर, डायरेक्शन ऑफ एरो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ एरो सेम है। ठीक है, ये वेक्टर का सीधा सिद्धांत है। वेक्टर में बोला जाता है पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल शब्द लिखा हुआ है तो अपने आप अंडरस्टूड है। यहाँ पे हम ज्योमेट्री के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेक्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एरोज पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं, तो 100% ये जगह किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर आप अक्सर लिखा देखे होंगे, हमारे वीडियो देखे होंगे, तो हम अक्सर ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं? E वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, कि ये सारी लाइंस पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वी स्पेस्ड है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है। तो हम लिख देते हैं ऊपर, इसके अलावा कुछ हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म, यानी लाइन टेढ़ी हो गई तो समस्या, लाइन के बीच का गैपिंग कम ज्यादा हो गया तो समस्या। ठीक है, आई बात समझ में? यानी ए वन एंड ओनली एग्जांपल इज दिस, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारे पास। आई बात समझ में? ठीक है, अगर एरोज पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, तो ही यूनिफॉर्म फील्ड है। इसके आगे और चलते हैं। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? कौन बनाएगा इसको? इसको बनाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट। यहां समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं दोबारा बोलता हूं एक बार जल्दी से। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम रहती है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह बदल सकती है। ठीक है, हो सकता है 2 जगह 3 जगह वही मिल जाए, चौथी जगह बदल जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर आप ये समझ लें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा केस है, पर्टिकुलर केस है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब ये है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म होने के लिए 2 बातें फिक्स होनी बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें फिक्स बनी रहेंगी तो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, तो फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कई सारे एरो बने हो, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेट हो, पैरेलल हो और इक्वी स्पेस्ड हो, समझ जाइएगा क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अब सवाल उठता है कि बनेगा कैसे, ये बनाएगा कौन? ठीक है, तो अभी अभी आप सीखे हो, अभी अभी आपने सीखा कि अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड उससे दूर की तरफ जाती है, और अगर निगेटिव है तो उसकी तरफ आती है। तो माय डियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का इकलौता तरीका है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर दो प्लेट्स हैं, दोनों पे चार्ज बराबर कह दिया जाए, या कुछ लोग बराबर वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इफ यू हैव टू प्लेट्स और वन प्लेट, एक है प्लेट दी जाती तो मान लेते दूसरी वाली इनफाइनाइट पे रखी है, एज्यूम कर लिया जाता है, होती दो ही है, ठीक है। अगर एक है बनी है, मान लो किसी ने कही दिया लो ये वाली है, ठीक है, अब तुम कह दो नहीं हम नहीं बनाएंगे, दूसरी वाली कहाँ है, तो मान लो भाई दूसरी वाली इनफाइनाइट पे है, तुम बना दो, इसे तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं समझे? बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। मतलब दूसरी नेगेटिव वाली रखी होगी कहीं इनफाइनाइट पे, देखा जाएगा, पिक्चर में नहीं बन रही है, हमारी कॉपी छोटी है, ठीक है, दूसरी कॉपी बना देंगे, आई बात समझ में, ठीक। तो अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है तो इकलौता तरीका है कि यू मस्ट हैव टू प्लेट्स, these plates should be equally charged but opposite in nature। दोनों में पोटेंशियल बराबर होना चाहिए लेकिन अपोजिट होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस। आप पोटेंशियल के शब्दों में कहो या चार्ज के शब्दों में कहो, बात एक ही होती है, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हाई पोटेंशियल बोला जाता है, और जिसमें नेगेटिव होता है उसे लो पोटेंशियल बोला जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का इकलौता तरीका, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब कह दो सर अभी अभी आपने इसे बनाया था, ये वाला कौन सा वाला आइटम है, ये वाला जो इसे बना रहे थे, ये कौन सा वाला आइटम है? ये नॉन यूनिफॉर्म वाला आइटम है, बना भी इत्तेफाक से सही जगह पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लाइंस बन रही है देखिए क्या, उनके गैप स्ट्रेट तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, गैपिंग चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी अलग अलग जा रही है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तिवारी की तरफ, शुक्ला की तरफ जा रहे हैं, ये चतुर्वेदी जी, ये त्रिवेदी जी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इकलौता केस है, अगर दो इक्वली इन अपोजिट प्लेट्स है हमारे पास, तो ही हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज plates, parallel plates with opposite polarity, बात नहीं, और यहां जो बनेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शब्दों में लिख दीजिए या ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट लिख दीजिए, बात बराबर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।